हरियाणा के भिवानी में कैंसर बीमारी को लेकर आमजन में फैली विभिन्न भ्रांतियों को खत्म कर कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को स्थानीय हंसी गेट में रोहतक के स्पेशलिटी एंड कैंसर हॉस्पिटल पॉजिट्रॉन के चिकित्सक द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता को पीजीआई से सेवानिवृत्त डॉक्टर जिले सिंह कुंडू ने बढ़ते हुए कैंसर के बारे में तथा उससे बचने के बारे में बताया। देखिए अब भिवानी से हमारे सहयोगी सुकरम पाल की रिपोर्ट। तो हम आपको अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। मैं डॉक्टर मनोज तायल हूँ। वैसे तो मैं सीनियर डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में रेडिएशन डिपार्टमेंट का हेड हूँ और राइट नाउ पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल रोहतक में हम कैंसर की पूरी फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम कैंसर के पेशेंट्स के वहाँ पे इलाज कर रहे हैं। जैसे मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष जो हैं हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर संजय बड़ेसरा ये हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि कैंसर की सर्जरी करते हैं, मेनली ब्रेस्ट कैंसर और गायनी कैंसर में इनकी महारत है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा उद्देश्य था कि हम जो कैंसर के प्रति लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की कुछ जागरूकता की हमें कई बार डेफिशिएंसी लगती है, उसको हम एड्रेस कर सकें और एट द सेम टाइम जो हमारे पास आज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और उन फैसिलिटीज़ से हम कैसे वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कैंसर्स को हम क्योर भी कर रहे हैं। जो ट्रीटमेंट से अमेरिका यूरोप में जो लोग रिज़ल्ट्स आते हैं जिस तरीके के, वही सेम रिज़ल्ट हम यहाँ पर भी दे पा रहे हैं। तो उसी के बारे में हमारा विचार यही बना कि हमें इस बारे में जनता को आगाह करना चाहिए और कैंसर के प्रति डर के छुपे नहीं, घर में ना बैठें, सामने आए और अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो दिस इज़ व्हाट वेयर वी आर एंड आज जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर थी आज कि ICMR की नई स्टडी आई है जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में, अपने देश में 5 कैंसर के मरीज़ों में से 3 मरीज़ हम खो देते हैं जल्दी। तो हम चाहते हैं कि जो ये 3 वाला डाटा है ना, हम इसको 5 में से अगर किसी को बहुत ही एडवांस बीमारी है तो एक ही पेशेंट को खोएं, जो बाकी के 2 और हैं उनको भी हम बचा लें। तो इसलिए मुझे आप सब लोगों का इसमें सहयोग चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप इसमें हमारी मदद करेंगे। तो डॉक्टर मनीष, आप कहना चाहेंगे? अलग लोगों की अलग अलग राय बन रही है। पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, हो सकता है कि ये चीज़ें पहले भी हो रही थी और सोशल मीडिया पे सामने नहीं आ रही थी, मीडिया भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, तो हमारे सामने ज़्यादा आ भी रही हैं। और कुछ थ्योरीज आ रही हैं कि जो कोविड की वेव आई थी बीच में, और कोविड की वेव से भी जो वायरस था, बिकॉज उस वायरस का जो पार्टिकल है उससे हमारी अंदर की जो वेसल्स हैं वो डैमेज हो रही हैं, तो हो सकता है कि उसी का ही हम कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी देख रहे हैं। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, बट यस चीज़ें सामने तो आ रही हैं, हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते। तो लोग रिसर्च तो कर रहे हैं उसके बारे में। देखिए, जो बचाव है, कुछ चीज़ें जो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं कि हम जो हवा सूंघ रहे हैं वो तो हवा आ ही रही है हमारी बॉडी में ना। जो वाटर टेबल ख़राब है उसको हम, मतलब कि पानी ठीक है कि हम प्योर वाटर पिएं, बट बहुत सारी चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए जो यंग लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं वो वैक्सीन ले सकती हैं। सर्वाइकल कैंसर का आज वैक्सीन अवेलेबल है ताकि आगे भविष्य में जाके उनको गर्भाशय के मुंह के रास्ते का कैंसर हो ही ना। ऐसे ही लिवर कैंसर के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस माना जाता है कि भाई वो कारण है, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेंगे तो उससे भी प्रिवेंट हो जाता है। तो हम इस तरीके के वैक्सीन ले सकते हैं। दूसरा है कि तंबाकू और तंबाकू, वो तो मतलब कि हम हर जगह देखते ही हैं, उसको हम प्रैक्टिकली अपनाएं। जस्ट हम बोलते रहें और खुद कुछ ना करें उसके ऊपर, उससे नहीं होगा। वी हैव टू स्टॉप टोबैको इन एनी फॉर्म, चाहे वो च्यूइंग के फॉर्म में हो, चाहे वो मतलब कि सूंघने की, सिगरेट की, बीड़ी के, हुक्के की फॉर्म में हो, उसको हमें बंद करना ही पड़ेगा। और अल्कोहल का सेवन, ऑब्वियसली कि भाई अल्कोहल से बहुत सारे कैंसर होते हैं, शरीर में दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें उससे भी दूर रहना चाहिए। दूसरा है कि लाइफस्टाइल हमारा जो है ना, वो वी हैव टू टेक केयर कि भाई हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ रखें। अगर मान लीजिए हमारा काम सिर्फ बैठने का है, कंप्यूटर पे बैठने का है, तो हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, इवनिंग में भी वॉक पे जाएं, या कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में ज्वाइन करके कुछ योगा की या जिम की एक्सरसाइज वगैरह करें। और जो हम खाना खाते हैं, जो भी हमारी खुराक है, वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, फैट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, कैल्शियम,
इन सब की मात्रा एक बैलेंस फॉर्म में रहे, हम उसको ओवर भी ना करें कि हम ज़्यादा ही कुछ खा रहे हैं या हम शरीर में कम खा रहे हैं, तो उसको एक बैलेंस मात्रा में रखें। तो अगर हम इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ हद तक इसको प्रिवेंट कर सकें। लेडीज़ जो है, जैसे स्तनपान, आजकल लेडीज़ थोड़ा मतलब कि इसमें उनको आजकल स्तनपान के थोड़े इंसिडेंस कम हो गए कि लेडीज़ जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो स्तनपान कम कराना पसंद करती है, जबकि स्तनपान कराना उनके ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने का एक अच्छा वो फैक्टर है। तो लेडीज़ को इस बारे में जागरूक रहना चाहिए। हमें ओवरवेट नहीं होना चाहिए। लेडीज़ जैसे ओवरवेट हो जाती है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरीके के रिस्क अगर हम कम कर ले तो आई थिंक वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर। अर्ली डिटेक्शन है भी सस्ता, पर इसके लिए हमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। जैसे लेडीज़ में फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, तो आफ्टर 40 ईयर के बाद में हर लेडी को साल में एक बार मेमोग्राफी करवाना होता है। मान लो गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं से भी उपलब्ध है इजीली, ऐसा नहीं है, पर हमारे एटीट्यूड में नहीं है कि भाई हर साल करवाना है। हमें ये लगता है कि हम गए और डॉक्टर ने देखा और हमारे जाते ही मान लो बता दिया कि भाई क्या पता कैंसर हो। तो ये तो हमें एक एटीट्यूड में आप लोग उसकी अवेयरनेस फैलाओगे। दूसरा जो कैंसर है सर्विक्स का कैंसर, जो मोस्ट कॉमन सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है लेडीज़ में, उसके लिए पैप स्मीयर बिल्कुल सिंपल टेस्ट, बिल्कुल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, कोई 200-500 रुपये का टेस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। उससे पता लग जाता है कि इनको सर्विक्स के कैंसर का रिस्क है, कितना है, स्टार्ट हुआ है कि नहीं है। जो 2 टेस्ट तो ये बिल्कुल जो प्रूव्ड हैं और जिनसे कई लाखों लोगों की जान बच रही है। तो ये हमारे एटीट्यूड में नहीं है, अवेयरनेस कम है। अब जैसे अभी तक तो अपन यही चल रहे थे कि भाई क्योर, पर एक स्टेज जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे पहले ही कि होए ही नहीं, तो उसके लिए सर्विक्स का वैक्सीन ईजीली उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि, और अभी गवर्नमेंट स्कीम में भी आने वाला है। हमारे पास कई बार फ़ोन भी आते हैं स्कूल से कि हमारे बच्चों को तो सर्विक्स के कैंसर का वैक्सीन लगा रहे हैं, तो हम लगवाना भी नहीं चाहते। तो सब चीज़ें क्योंकि अपने जैसे जैसे लोग होते हैं फिर हम उनको बताते हैं कि भाई ये तो आपको लगवाना आपके फ़ायदे के लिए है। तो जितनी जो लड़की हैं 9 साल से बड़ी, 9 से 50 साल तक जो लेडीज़ हैं, उनके लिए सर्विक्स का वैक्सीन है जो है अराउंड 100% इफ़ेक्टिव है और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। मेमोग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर नहीं दिखाना आफ्टर 40 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एग्जामिन करवा सकते हैं, कोई गांठ लग रही है, या फिर लेडीज़ को पीरियड के बाद में खुद की ब्रेस्ट पैल्पेट करके देख सकते हैं। जेंट्स के लिए एक PSA टेस्ट होता है जो 50 या 60 साल के जो जेंट्स होते हैं या पेशाब में कोई ज़्यादा जोर होता है, जो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताता है, अपन वो टेस्ट करवा सकते हैं। और अभी थोड़ा बहुत एविडेंस आया है कि लो डोज में CT स्कैन जो फेफड़ों के कैंसर के लिए होता है उसका भी थोड़ा बहुत है। अगर अपने परिवार में किसी को कैंसर है आंत का, तो 4-5 साल में एक एंडोस्कोपी करवा के हम पता लगा सकते हैं कि भाई अर्ली हमारे है कि नहीं है। ये प्रैक्टिस अभी और बढ़ने वाली है, ज़्यादा टेस्ट होंगे तो मैंडेटरी भी हो जाएगा आने वाले टाइम में। इतना है आज तक जो एविडेंस है, बाकी जो नई नई चीज़ें हर दिन ऐड हो रही हैं, हर दिन टेस्ट नए हो रहे हैं, तो हो सकता है कि 4-5 साल में ये और ज़्यादा बढ़ जाए। हमारी जो डेली नीड है प्रोटीन्स की उसको पूरा करते हैं। और दूध अगर मिलावट का नहीं है तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट भी है। और मिलावट का जैसे कि हमें उसमें देखना होता है कि भाई जो एजेंसी है हमारी जो देखने वाली दूध, अगर वो उसको कहती है कि मिलावट नहीं है तो दूध ज़रूरी है। दूध से कैंसर नहीं होता या फिर कैंसर का कारण भी नहीं होता। अब जैसे कह रहे हैं कि भाई लोग आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट भी लेके, या जो नवजोत सिंह सिद्धू जी वाला है, उससे अभी कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि भाई उनसे भी बीमारी ट्रीट होती है। पर कई बार ये है कि उन्होंने बोला है, कई बार अंडरस्टैंडिंग की भी कमी रह जाती है, और कुछ उन्होंने खुद अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया है कि जो सर्जरी या कीमोथेरेपी जो भी उनको लगी है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है उनका। उसके बाद में मान लो ये हुआ है। कई बार हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पेलिएटिव पेशेंट्स में, जैसे कि किसी को पेशेंट को मान लो कि कब्ज बार बार हो रहा है या उस टाइप में तो देना पड़ सकता है। पर अभी जो मान लो ये जो एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है, जो सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी, इसके अलावा अभी कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है कि भाई जिससे क्योर हो जाए अगर बीमारी है तो। देखिए, ये मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में एक टर्म होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब होता है
ऐसी वो चीज़ें जो कई बार करके देखी जा चुकी हैं और उनके कंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं, तो उसको हम लोग एक एविडेंस के तौर पे लेते हैं और उस टाइप के ट्रीटमेंट हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। जो दूध की बात है या जड़ी बूटियों की बात है या खाली पेट रहने की बात है, ये एविडेंस से बैक्ड नहीं है। ये किसी ने बोल दिया, सुन लिया, आप रास्ते में जाएंगे, 4 लोग कुछ आपको सलाह दे देंगे, उस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, एविडेंस इसके पीछे नहीं है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर की ज़्यादा सलाह आपको माननी चाहिए, बजाय के इस टाइप के जो चीज़ें हैं इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं। सर एलोपैथिक के बारे में मतलब आयुर्वेदिक, तो वही जो सर ने बोला कि सब कुछ एविडेंस बेस्ड है, तो हमें डिजीज है तो हम ये देखते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट करने से पेशेंट का बेनिफिट कितना हो रहा है और उसको नुकसान कितना हो रहा है। ओबियसली कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा तो रहता ही है, पर ट्रीटमेंट में बेनिफिट मैक्सिमम हो पेशेंट को और नुकसान कम से कम हो। तो इसी के लिए जैसे टेलर करके कि जैसे सर रेडिएशन देते हैं, तो रेडिएशन भी हम ऐसे देते हैं कि पूरा कंप्यूटर में बना के कि कहीं नॉर्मल एरिया में ना, या हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी में हम ये देखते हैं कि पेशेंट की जो फंक्शनल कैपेसिटी है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी ब्रेस्ट कैसे प्रिजर्व करी जा सके, या फिर आंत का कैंसर है या फिर अंडेदानी का कैंसर है तो कैसे उनको इंजरी ना हो, पेशाब लैट्रिन में दिक्कत ना हो। और कीमोथेरेपी देते हैं तो कीमोथेरेपी में भी देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो, पर आपको ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट दवाई सब जगह जा रही है और कहीं ना कहीं से बॉडी से बाहर भी निकल रही है, जैसे किडनी लीवर कहीं तो डाइजेस्ट होके, और जैसे हम खाना खाते हैं वही प्रोसेस है, पर उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है ये ट्रीटमेंट का और नुकसान बहुत कम है। तो इसलिए कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट कि जो फ़ायदा ही फ़ायदा दे, या कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो नुकसान ही नुकसान दे। इस चीज़ के लिए आपको वे करना पड़ता है कि भाई फ़ायदा ज़्यादा नुकसान कम। इसका एक सिंपल को पता है, योग मतलब कि लोग योग तो करते ही हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो जिस मसल की हम एक्सरसाइज करते हैं शुरुआत में उसका हमें कुछ ना कुछ पेन या कोई डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है। तो हमें पता है कि योग के हमें फ़ायदे होने वाले हैं, तो हम उस डिस्कम्फर्ट को कुछ समय तक ज़रूर सह लें। तो हम कुछ भी अपनी बॉडी के साथ करेंगे उसका कुछ ना कुछ तो हार्मफुल इफेक्ट कहीं ना कहीं आएगा। वो हमने देखना है कि वो हार्मफुल इफेक्ट कितना सीवियर है, जो हमें फ़ायदा मिलने वाला वो ज़्यादा फ़ायदा है या जो हमारे हार्मफुल इफेक्ट है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो हमने तो उस भले की तराजू में जो हमारा फ़ायदे वाली चीज़ है हमने उसको ज़्यादा देखना है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो ये हानि होने वाली है। तो जैसे ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स, तो ऑब्वियसली वो हमें तराजू में तोल के देखना पड़ेगा कि अगर हम कैंसर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो हमें उससे बेनिफिट मिलने वाले हैं, अगर बेनिफिट मेरा क्योर है तो ऑब्वियसली आई कैन बियर दो साइड इफ़ेक्ट। मैं उन साइड इफ़ेक्ट्स को कुछ समय तक के लिए मैं बियर कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे आएंगे, मैं उससे पार पा लूँगा, मैं मेरी आगे लाइफ है। अगर मैं डर के बैठ ही जाऊँगा, कुछ नहीं कराऊँगा, तो ऑब्वियसली लाइफ तो शॉर्ट होने वाली है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, ऑलमोस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। तो जिस टाइप की रेडिएशन या जिस टाइप की सर्जरीज हम लोग पहले करते थे, जिस टाइप की कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट वाली कीमोथेरेपी पहले करते थे और जो आज करते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो ट्रीटमेंट से लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ी है, साइड इफ़ेक्ट्स कम हुए, इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर या फेमिलियर हो रहे हैं। जैसे जस्ट एक एग्जांपल है कि पहले ओपन सर्जरीज होती थी, आजकल रोबोटिक सर्जरीज है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है। पहले केवल कीमोथेरेपी देते थे जिससे बहुत उल्टी लगती थी, दस्त लगते थे, बाल चले जाते थे, बुखार आता था। आज की डेट में हम लोग कीमो के अलावा इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ हम लोग या पड़ोस में या फिर कोई ऐसा दोस्त है कि जिसके नोन टू में कोई कैंसर की बीमारी है। पहले 10 साल पहले इतना कॉमनली सुनने को नहीं मिला करता था, लेकिन आज हमें हर घर में या फिर पड़ोस में या फिर दोस्तों के पास कोई ना कोई कैंसर का पेशेंट सुनने को ज़रूर मिल जाता है। और काफ़ी सारे पेशेंट्स जस्ट क्योंकि इग्नोरेंस के कारण या जैसे डॉक्टर पायल ने बोला आके दिखाना नहीं चाहते, उसके कारण एडवांस स्टेजेस में आते हैं और काफ़ी लेट स्टेजेस में होने के कारण कैंसर फैल जाता है और ट्रीटमेंट में काफ़ी मुश्किलें आती हैं और कई सारे पेशेंट उसमें पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते। एक इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में किसी भी पेशेंट का। तो रोहतक में हम लोग पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में एक वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं और एक चीज़ की ये भी एश्योरेंस है कि जो ट्रीटमेंट दिल्ली में पेशेंट जाके लेते हैं,
काफ़ी ज़्यादा ओवरचार्ज ट्रीटमेंट होता है। उससे कम 30-40% कम रेट्स के अंदर हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ ये ट्रीटमेंट रोहतक के अंदर पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में अवेलेबल करा रहे हैं। एक तो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ने के साथ खर्चा भी बढ़ रहा है, तो हम लोग इसका स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट रोहतक के अंदर पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में कर रहे हैं विद लेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आ रहे हैं कैंसर को, हम कह रहे हैं कि कैंसर बढ़ रहा है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो यस कैंसर के नए केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें एक तो डायग्नोसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि आज के टाइम में डायग्नोसिस हो जाता है। पेशेंट्स को बायोप्सी के लिए बहुत बड़े शहर में नहीं जाना पड़ता, अपने घर के पास बायोप्सी से वो कैंसर प्रूव हो जाता है। ऑब्वियसली आप लोगों के सहयोग से और उसे कैंसर के प्रति लोगों की थोड़ी जागरूकता भी है, हमारे फिजिशियंस की जागरूकता है। पहले फिजिशियंस डरा करते थे, अगर किसी को फेफड़े में एक्सरे में कुछ शैडो दिखाई दे रही है, पहले तो वो टीबी का ट्रीटमेंट कर दिया करते थे, लेकिन आज उनको पता है कि भाई कैंसर भी उसका कारण हो सकता है। तो हमारे जो डायग्नोसिस के तरीके हैं वो आसान हो गए हैं, हमारे बायोप्सी करने के तरीके आसान हो गए हैं, तो हम ज़्यादा डायग्नोस भी कर पा रहे हैं। और जो आजकल के कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, पॉल्यूशन इतना सारा है, जो हमारा वाटर साइकिल है उसी में ही इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि उन केमिकल से हम हमेशा से ही एक्सपोज रहते हैं, वो हमारे सर्कुलेशन में ही चलता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आसानी से आजकल मिल गई हैं, जैसे अल्कोहल का सेवन लोग काफ़ी करने लगे हैं। अल्कोहल से लिवर कैंसर होता है, लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर भी अल्कोहल की वजह से वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स माना जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे वायरल इलनेसेस हो गई हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से जो लेडीज़ हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर होता है, जेंट्स हैं उनमें थ्रोट कैंसर होते हैं। तो हमारे ये एक्सपोजर्स बढ़ गए हैं और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई हैं। पहले लोग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते थे, काम धंधा भी करते थे, तो उसमें कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुआ करती थी। आजकल के टाइम में वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से वो भी हमारे कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। तो इनका एक कंबाइंड इफ़ेक्ट है कि जो हमारे बॉडी में जेनेटिक इंजरी है वो मल्टीप्लाई हो रही है। मतलब कि हम कहते हैं कि भाई हमारे फोर फादर से हमें कुछ जीन्स आगे मिले और वो जीन्स हमसे आगे हमारे बच्चों में जाएंगे, तो वो वाले जो जेनेटिक जो जीन्स में जो इंजरी पहले हुआ करती थी वो रिपेयर भी हो जाती थी। आजकल क्या है कि वो जल्दी ट्रांसमिट भी हो रही है और वो ट्रांसमिट होने के साथ आगे वो इंजरी में जब इंजरी और बढ़ेगी तो वो जेनेटिक मालफॉर्मेशंस की वजह से वो कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें से वो कैंसर का स्वरूप भी ले सकता है। तो इन सब के कंबाइंड इफेक्ट हैं कि आज हम कैंसर ज़्यादा देख रहे हैं। तो उसमें हमारा एक्सपोजर, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, हमारे कुछ रिस्क फैक्टर जैसे तंबाकू का सेवन, वो तो बहुत ही कॉमन हमारे कंट्री में। हेड एंड नेक कैंसर जितना हमारे कंट्री में होता है किसी में नहीं होता। मुंह के गले के जो कैंसर होते हैं वो तंबाकू एक मेन रीज़न है उसका। और जैसे शराब, अल्कोहल का सेवन और कुछ वायरल एक्सपोजर्स। सो दीज आर द थिंग्स विच आर लीडिंग टू हायर इंसिडेंस ऑफ कैंसर। सर, कई लोग कुछ भी इस प्रकार का ग्रहण नहीं करते, बावजूद उसकी ये दिक्कत हो जाती है, तो वो क्या रीज़न होता है? देखिए, हम इनको रिस्क फैक्टर्स ही बोलते हैं, दे आर नॉट द कॉज ऑफ कैंसर। कि ये हमारे लिए एक बॉडी में कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। बाकी जो हम सब एक्सपोज हैं सेम चीज़ से, किसी का रिस्क कम है, किसी का ज़्यादा है, तो एवरीबडी इज़ इक्वली प्रोन। तो हम इसको कॉज की कैटेगरी में नहीं लेके जा सकते, ये हमारे लिए एक रिस्क है। एवरीबडी इज़ इक्वली एट रिस्क, एनीबडी कैन गेट इट। सर, काफ़ी रिसर्च चल रही होंगी कैंसर के इलाज को लेकर, अलग अलग टाइम पे अखबारों में ये चीज़ें आती हैं, तो क्या आपको लगता है कभी भविष्य में हम इस स्तर तक पहुंच पाएंगे 100% इसको ठीक कर लिया जाए, जैसे पैरासीटामोल देके बुखार ठीक कर, संभव है? वी आर गोइंग टूवर्ड्स इट।